हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेन में। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक फंडा है। अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम आएगी रिएक्शन मैकेनिज्म में या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में दो चार्ज स्पीसीज होती हैं। हमने बात किया था बॉन्ड फॉर्मेशन का। बॉन्ड कब बनता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाए रिएक्शन मिक्सचर में, और उससे क्या होता है, उससे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी चार्ज स्पीसीज को, जो किसी रिएक्शन में, पता है किसी रिएक्शन में दो चार्ज स्पीसीज बनती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव बनी तो रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वहां पर देखो, दो नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज टाइप की स्पीसीज जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होगी तो रिपल्शन डेवलप होगा, कभी भी पास आ ही नहीं पाएंगे, क्लियर। और इस रिपल्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि हो सकता है फिजिबल भी ना हो। तो जब किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में चार्ज स्पीसीज बनता है तो वो चार्ज स्पीसीज को स्टेबलाइज कैसे होता है, यानी देखो, कोई भी चार्ज स्पीसीज है, मान लो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये क्या चाहता है? कोई भी चार्ज स्पीसीज क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो न्यूट्रल हो जाए। क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, उस पे से चार्ज खत्म हो जाए। क्लियर हो गया? तो एक चार्ज स्पीसीज क्या चाहता है? वो चाहता है खुद को न्यूट्रलाइज कर सके। किसकी हेल्प से? उसके चारों, उसके जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ, उनकी हेल्प से, उनके जो पड़ोसी हैं उनकी हेल्प से वो खुद को न्यूट्रलाइज कर सके। तो देखो, पड़ोसी दो तरह के हो सकते हैं इसके। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। कि देखो, मान लो कि ये हमारा एक चार्ज स्पीसीज है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज बन गया तो ये नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है? खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि इसका चार्ज का जो बोझ है वो कम हो जाए, यानी इस पे से चार्ज खत्म हो जाए। तो अगर यहाँ पर इसके पड़ोसी ऐसे हैं कि इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, इस पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है, इसको खींचने लगे, तो क्या होगा? ये खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी चार्ज जो है वो कम हो गई, न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक पॉजिटिव स्पीसीज बनी, तो अभी अगेन ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा कि इसको कोई न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है। और ये चाहता था कि इसके इलेक्ट्रॉन कोई ले ले ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो सके। तो यहां पर अगर यहां पर ऐसे पड़ोसी हैं, इसके नेबर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो कोई भी चार्ज जो चाहता है वो क्या चाहता है? खुद को क्या करना चाहता है? वो न्यूट्रलाइज करना चाहता है, चार्ज फ्री होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है। तो दो तरीके हैं। कोई भी चार्ज स्पीसीज एक ही चीज चाहता है, खुद को न्यूट्रलाइज करना, और उसके दो तरीके हैं। पहला, अपने पड़ोसियों की हेल्प ले, ठीक है, पड़ोसियों की हेल्प ले, क्लियर हो गया, खुद को न्यूट्रलाइज करने में, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जो अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे जो आया है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है, क्या करे? अगर ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स कर दे, फैला दे, स्प्रेड कर दे, दूर दूर तक भेज दे, डीलोकलाइज कर दे, यहां से यहां इस लोकेशन से हटा के दूसरी जगह पे भेज दे, तो ये चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है रेजोनेंस और एक होता है पोलराइजेशन। दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, रेजोनेंस भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक है। और पोलराइजेशन का मतलब भी अभी हम देखेंगे। तो देखो, तो कोई भी चार्ज स्पीसीज खुद को न्यूट्रलाइज दो तरीके से करता है, पड़ोसियों की हेल्प से। दूसरा, देखो, बहुत लॉजिकल है, किसी चार्ज स्पीसीज से चार्ज को कैसे कम करोगे? या तो उसको खींच लो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके इलेक्ट्रॉन खींच लो, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। दूसरा, उसके इलेक्ट्रॉन को इधर उधर भेज दो, स्प्रेड कर दो, है ना, डीलोकलाइज कर दो, ठीक है। तो दो तरीके से होता है, ओके। तो अब यहां पर अगर मैं पूछूं कि कौन सा चार्ज स्पीसीज स्टेबल होगा, कैसे हम बताएंगे? कौन सा चार्ज हमारा मोस्ट स्टेबल होगा, कैसे हम बताएंगे? तो पहले देखो, सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से देखो, तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो देखो,
तो यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक क्या है, एनायन है, और एक हमारे पास क्या है, कैटायन है। एक हमारे पास क्या है, कैटायन है। क्लियर है? तो क्योंकि एनायन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, सॉरी कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और इसका साइज भी छोटा होता है, तो ये क्या करेगा कि ये जो है, इस एनायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस एनायन के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये कैटायन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अगेन वही काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके चारों तरफ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके चारों तरफ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो क्लियर हो रहा है? तो ये जो कैटायन है इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन के पास क्या है, पोलराइजिंग पावर है। तो कैटायन जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितनी ज्यादा इस पे चार्ज होगा, जितना छोटा होगा, ठीक है, छोटा मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ज्यादा ही खींचेगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसकी तरफ थोड़ी शिफ्ट हो गई, तो डीलोकलाइजेशन हुआ ना। वही तो हम फंडा बोल रहे हैं कि कोई, देखो यहां पर क्या है, एनायन है, ये एनायन क्या चाहता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है कि या तो कोई इसको स्टेबल कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज दे दे, या इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला तो ये है ही ना, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है पोलराइजिंग पावर से। तो यहां पर ये पोलराइज हो गया, इसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। इसका मतलब एनायन जो है, एनायन की यहां पर पोलराइजिबिलिटी अच्छी है। जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजिबिलिटी, जितनी ज्यादा एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा एनायन पोलराइज होगा, उतने ज्यादा इसका चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। तो क्लियर हो गया? तो अगर नेगेटिव चार्ज किसी पर है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है? एक तो ये है कि वो पड़ोसियों से कंट्रीब्यूशन ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा ले, या इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा ले, अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवा ले पड़ोसियों की हेल्प से, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। दूसरा, ये चार्ज को डिस्पर्स कर दे, आजू बाजू में डिस्पर्स कर दे। तो यहां पर कैटायन था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया, तो डिस्पर्स हो गया भाई स्टेबल हो गया, काम खत्म। अब क्योंकि ये पॉजिटिव स्पीसीज थी, पॉजिटिव स्पीसीज को क्या चाहिए था, पॉजिटिव स्पीसीज को चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, तो यहां पर दोनों के काम बन गए। क्लियर हो गया? तो पोलराइजेशन और रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हम किसी भी चार्ज स्पीसीज को क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। क्लियर हो गया? तो रेजोनेंस तो हम पढ़ेंगे ही, पोलराइजेशन में अगर पढ़ा होगा फेजांस रूल, तो वो पोलराइजेशन को गवर्न करता है, तो फेजांस रूल पढ़ लेना। जब हम पोलराइजेशन को पढ़ेंगे अच्छे से तो वहां पे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया यहां पर फंडा? अब देखो कि यहां पर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है चार्ज की स्टेबिलिटी। तो देखो, अगर हमारा एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है, और उसका साइज छोटा है, तो जब साइज छोटा होगा तो एनर्जी शेल जो होंगे न्यूक्लियस के पास में होंगे। जब न्यूक्लियस के पास में होंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज होगा, ज्यादा लगेगा। डिस्टेंस कम है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस पर ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है वो मोर स्टेबल होती है, वो स्टेबल होती है। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एलिमेंट की वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि जो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये इट कैन होल्ड दिस इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वहां पे एक तरीके से वो स्टेबल है। अब यहां पे देखो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना है नहीं, बट इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इतने अच्छे तरीके से इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अनस्टेबल है, दिस इज नॉट स्टेबल। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, और जबकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज ऑलमोस्ट स्टेबल होता है, तो इसको बोलते हैं चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, दूसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये हमारा न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस में पहला एनर्जी शेल, दूसरा एनर्जी शेल। पहले एनर्जी शेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है? 2s ऑर्बिटल, फिर 2p ऑर्बिटल, फिर 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। तो अगर हम यहां से बात करें, हमें पता है कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल। ठीक है, तो कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है, कौन पेनिट्रेट कर रहा है उसको। तो न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा पेनिट्रेट होता है, सबसे नजदीक होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा टाइटली बॉन्ड होता है, न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसी पे लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या होगा? पी ऑर्बिटल का फिर उसके बाद पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल के बाद पी ऑर्बिटल को ज्यादा फोर्स से खींचता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से डी ऑर्बिटल ऐसे होता है। तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो एस ऑर्बिटल पे होगा। अब यहां से क्या पता लगेगा, ध्यान से देखो, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहां से देखोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से देखो, इसमें s कैरेक्टर 50-50 है, s और p कैरेक्टर क्या है? 50-50। इसका मतलब s ऑर्बिटल भी है और इसमें p ऑर्बिटल भी है। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल होता है, फिर उसके बाद p ऑर्बिटल। अब यहां पे देखो, यहां पे 50-50 नहीं, यहाँ पे एक 1s कैरेक्टर है, 2 p कैरेक्टर। इसका मतलब यहां पर पेनिट्रेशन कम होगा। क्लियर हो गया? तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके पास ज्यादा पास नहीं होगा। तो ज्यादा पास नहीं होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से जो ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, वो इस कार्बन के न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। ठीक है, तो ज्यादा पास होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींचेगा। इसका मतलब यहां पे इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो sp, इसी तरीके से sp3 देखो, यहां पर p कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर कम है। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, दूर है। तो दूर है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली नहीं खींच पाएगा, तो इसलिए यहां पर पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है। तो इस कार्बन की होल्डिंग कैपेसिटी कम है। तो ट्रिपल बॉन्डेड या sp कार्बन जो होता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो एक तरीके से स्टेबल होता है। क्यों? पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि s और इसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, इसका मतलब न्यूक्लियस के उतने ही पास होगा, उतनी ही उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी और मोर स्टेबल होगा। तो ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि चार्ज स्टेबलाइज 2 तरीके से, कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से हो सकता है। कोई भी चार्ज स्टेबल कब होगा? जब उसके पड़ोसी अच्छे हों। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हो। दूसरा, वो चार्ज को स्प्रेड करना जानता हो, उसके चार्ज क्या हो जाए? डीलोकलाइज हो जाए। तीसरा, उस एलिमेंट की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो। ठीक है, और होल्डिंग कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसको और डिटेल में लूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, अगर हाईली अनस्टेबल, देखो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट बनता है, यानी अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं ना रिएक्शन में। तो अगर किसी रिएक्शन में अगर हम अनस्टेबल नेगेटिव आयन बना रहे हैं या अनस्टेबल आयन बना रहे हैं, चार्ज स्पीसीज बना रहे हैं, इसका मतलब हमारा एक तरीके से वो रिएक्शन गलत है। तो किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन वही फिजिबल होगा जहां लेस अनस्टेबल चार्ज स्पीसीज बने। फॉर एग्जांपल यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां पर अगर देखें तो यहां पर कौन सी स्पीसीज बनी? CH3 नेगेटिव। और अभी हमने बात की थी कि यहां पे एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से न्यूक्लियस से बहुत दूर था इसका ऑर्बिटल, इस इलेक्ट्रॉन का। इसकी वजह से इसको इतना स्ट्रांगली नहीं खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को ठीक है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। तो सिंपल सी बात है, हमारा प्रोडक्ट तो टुवर्ड स्टेबिलिटी होता है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी तो आई नहीं, तो इस टाइप से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? अगर वहां पर हमारा स्टेबल क्या बने, हमारा चार्ज स्पीसीज स्टेबल बने। तो यहां पर चार्ज स्पीसीज अगर देखोगे तो यहां पर क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव जो है वो किस पर है? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इस चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। जबकि यहां पर जो एनायन था
नेगेटिव चार्ज स्पीसीज थी वो कार्बन पे थी। अगेन कार्बन पे क्योंकि लेस नेगेटिव है तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। दूसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बहुत घटिया होगा क्योंकि sp3 ऑर्बिटल है, एस कैरेक्टर कम होने की वजह से जो ऑर्बिटल होगा, वैलेंस ऑर्बिटल होगा, बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट होता है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जाता है। क्लियर हो गया? तो जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो हमें यह ध्यान देना है कि कहीं हमने बहुत अनस्टेबल चार्ज तो क्रिएट नहीं कर दिया हमें, यानी हमने कुछ भी कहीं पे भी एरो मार दिया और एक क्या बना दिया, एक इंटरमीडिएट बना दिया, एक ट्रांजिशन स्टेट बना दिया, एक चार्ज स्पीसीज बना दी। तो ये ध्यान रखना है कि चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी भी ध्यान देनी है। जो हमारा स्टार्टिंग चार्ज स्पीसीज है उससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर है तो रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया? अब देखो, हमें पता है न्यूट्रल एटम जो होता है ऑलरेडी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है ऑलरेडी स्टेबल होता है। क्लियर हो गया? तो अगर यहां देखो O2 नेगेटिव है, यहाँ पे O नेगेटिव है, ये एक वाटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूट्रल, तो ये मोर स्टेबल होगा। बट इन दोनों में अगर देखें हम, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की होल्डिंग कैपेसिटी तो अच्छी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है, तीनों में ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तो होल्डिंग कैपेसिटी होती है। बट ऐसा भी नहीं है कि जितना मर्जी इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। क्लियर है? तो यहां पर इसको होल्ड करना एक तरीके से मजबूरी है। होल्ड क्या है? कोई भी चार्ज तो चाहता ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट जो है अपने ऊपर चार्ज चाहता ही नहीं है। तो एक तरीके से अगर उस पर चार्ज आ भी गया तो मान लो चोर के घर में चोर आ जाए तो ऑब्वियसली उसको पनाह दे देगा, उसको शेल्टर दे देगा, है ना। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाली स्पीसीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ भी जाए तो होल्ड कर लेगा, मजबूरी है। चोर मोसेरे भाई, ठीक है। बट क्योंकि एक हद से ज्यादा नहीं होगा ना, अब देखो ज्यादा चोरों को जगह दे देगा तो भाई उसके घर में ही चोरी हो जाएगी। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर डेंसिटी आ जाए, चार्ज डेंसिटी आ जाए, तो यहां पर होल्डिंग कैपेसिटी इसको इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। दूसरा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से खुशी होल्ड कर लेते हैं। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, देखोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, सबसे घटिया ये है, ठीक है। तो यहां पर इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्यों होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो न्यूक्लियस के पास इसका ऑर्बिटल, ये जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, क्योंकि स्मॉल साइज है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियस के पास होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए होल्ड कर पाएगा, ठीक है। ओके, तीसरा जो है पोलराइजेबिलिटी। तो हमने अभी बात की थी फैजान्स रूल की, पोलराइजेशन की। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो पोलराइजेशन है वो क्या तरीका है चार्ज को डीलोकलाइज करने का, ठीक है। तो जैसे हमने देखो कि ये साइज इधर बढ़ रहा है, ठीक है, और इधर साइज घट रहा है, तो हमें पता है कि ये फ्लोरीन जो है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये चार्ज को तो होल्ड कर सकता है। बट एक ही ग्रुप के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर हो गया? तो एक ही ग्रुप में हमें पता है कि डाउनवर्ड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बट ये ज्यादा स्टेबल है। जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? बट ध्यान से देखना, इन सभी में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल सेम है, क्योंकि ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो एक ही पीरियड में तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स उतने ही होंगे। अगर एक ही एनर्जी लेवल्स है तो सब में एक ही एनर्जी लेवल्स होगा। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर क्योंकि न्यूक्लियस से एनर्जी लेवल का डिस्टेंस सेम है सभी में, तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। जबकि ये सेम पीरियड में नहीं है, एक ही ग्रुप में है, तो डाउनवर्ड जाते हैं तो एनर्जी शेल क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल इंक्रीज होते हैं, है ना, साइज बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो भले ही इसकी होल्डिंग कैपेसिटी इससे ज्यादा है, बट हो क्या रहा है कि आयोडीन जो है ना बेटा, आयोडीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इस पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी रख दोगे तो ऐसे फैल जाएगा कि इसको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक तरीके से चार्ज क्या हो रहा है, एक तरीके से चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। कोई भी एटम क्या चाहता है, चार्ज को अपने से दूर फेंकना चाहता है, न्यूट्रलाइज होना चाहता है। एक तो तरीका था पड़ोसियों की हेल्प लेना, दूसरा क्या था, डीलोकलाइज कर देना, ठीक है। तीसरा तरीका था होल्डिंग कैपेसिटी होना। तो होल्डिंग कैपेसिटी तो है इसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है खैर, बट क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो कोई भी यहां पर अगर कोई भी कैटायन जो होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, समथिंग अपॉन
समथिंग अपॉन वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, साइज बड़ा है, तो डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो बहुत कम है क्योंकि साइज आयोडीन का बहुत बड़ा है। तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कैटायन जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से खींच लेगा। क्लियर हो गया। तो आयोडीन जो होता है बहुत इजीली पोलराइज हो जाता है, पोलराइजेबल है, मोस्ट पोलराइजेबल है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये बहुत लार्ज वॉल्यूम पे होता है और इलेक्ट्रॉन तितर बितर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और किसी भी पॉजिटिव ये जो कैटायन है इसके ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो इसके एरिया तक जा ही रहा है, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना और भी इजी होगा। तो फैजान्स रूल तो यही बोलता है ना, कैटायन जितना छोटा हो और एनायन जितना बड़ा हो, पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, यानी डिसलोकेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं बेटा, देखो हमें पता है कि जब बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अगर कभी ध्यान से देखा होगा तो बॉन्ड क्या है, एक तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट अगर शेयरिंग वर्ड के बदले अगर हम डीलोकलाइजेशन की बात करें तो एक तरीके से क्या हुआ है, कार्बन और हेलोजन, कार्बन और मान लो सी और एक्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से क्या हो, डीलोकलाइज हो रहे हैं ना। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आ गई, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आ गई, तो स्टेबिलिटी हुआ। तो जहां पे भी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो स्टेबिलिटी तो कॉज करेगा ही। क्लियर हो गया। तो थंब रूल याद रखना, बिगर साइज मोर स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज, मोर चार्ज को ज्यादा फैलाएगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्योंकि इसका वॉल्यूम साइज बहुत बड़ा है तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया, ओके। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई किसी एटम के चारों तरफ, तो इसका मतलब वो स्टेबलाइज हो गया। क्लियर हो गया, फंडा क्लियर हो गया, ओके। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो देखो रेजोनेंस अगेन क्या करता है, रेजोनेंस अगेन वही करता है, डीलोकलाइजेशन करता है। अब जरा यहां देखो, यहां पर ये कार्बन के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, तो भैया ये तो स्टेबल है ही नहीं क्योंकि कार्बन के पास होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं, बहुत कम है। अब यहां पर देखो इस कार्बन नेगेटिव चार्ज था, बट यहां पर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। ये जो नेगेटिव, देखो कोई भी एटम क्या चाहता है, कोई भी एटम चाहता है कि वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करे, स्टेबलाइज, नेगेटिव चार्ज को कम करे। तो दो तरीके हैं, तो या तो इसके पड़ोस में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो देखो यहाँ पे CH3 है तो ये तो भाई डोनेट करेगा, तो ये तो करने से रहा। फिर उसके बाद देखो कि ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो अगर, क्योंकि ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो अब ये अगर इस चार्ज को यहां भेज दे, ठीक है, और इस चार्ज को यहां भेज दे, तो यहां पे क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस को अच्छे से समझेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका जो चार्ज होगा डीलोकलाइज होकर मूव होकर इधर आ जाएगा और इसका चार्ज इधर भाग जाएगा। तो एक तरीके से चार्ज को क्या कर रहा है, अपना डीलोकलाइज कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, रेजोनेंस डेवलप हो रहा है। तो रेजोनेंस ने डीलोकलाइज कर दिया चार्ज को, और चार्ज जब डीलोकलाइज हो गया तो यहां से चार्ज कम हो गया, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये यहां पे दो तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। एक तो ये अपना चार्ज को इस तरीके इधर भी डीलोकलाइज कर सकता है और इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है, बाई डायरेक्शनल डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब इसका और चार्ज कम हो रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, उतना ही ज्यादा हमारा स्टेबल हो गया। फंडा क्लियर हो गया। रेजोनेंस में आएंगे हम, बाद में आएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझना है। ओके, देखो फिर हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, पड़ोसी जितना अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल देखो ये देखो कार्बन से ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑब्वियसली बात है, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये कोई भी चार्ज स्पीसीज क्या चाहता है कि वो चार्ज कम हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके चारों तरफ, ये क्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी बहुत ज्यादा थी वो कम हो गई, मोर स्टेबल हो गया। अब यहां पर इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बढ़ी हुई, उसको खींचने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव आयन होता तो वहां पे ये क्या करते, अगर ये घटा देते। तो पॉजिटिव आयन में उल्टा होता है। तो पॉजिटिव आयन को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, तो हमने पहले ही बात की थी इसकी। अब जरा यहां से देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
हम ये भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात कर चुके हैं। पेनिट्रेशन मतलब एस ऑर्बिटल के इफेक्ट की बात कर चुके हैं। यहाँ देखो कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे कार्बन sp2 है और यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब यहाँ पर s और p, s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर 50% है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 50% s ऑर्बिटल में है और 50% p ऑर्बिटल में है। तो हमें पता है कि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब s ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के पास सबसे नजदीक होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन s ऑर्बिटल पे लगता है, उसके बाद p ऑर्बिटल पे लगता है। तो यहाँ पर s और दोनों 50-50 है, इसका मतलब न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रेंथ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड किए हुए है। क्लियर हो गया। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसका मतलब यहाँ पे एक s और 2 p है, तो एक s है और 2 p है, तो ऑब्वियसली बात है इसके कंपैरिजन में पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका कम होगा। तो यानी कार्बन का जो न्यूक्लियस है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा ताकत से होल्ड किए हुए नहीं किए हुए है, और सबसे कम ताकत से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के न्यूक्लियस ने होल्ड किया हुआ है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन बोलना सही नहीं रहेगा, इसको हम बोलेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्पेशल केस है, तो ध्यान से देखना कि अगर हमारा एरोमेटिक सिस्टम नेगेटिव चार्ज की वजह से स्टेबल है, यानी अगर एरोमेटिसिटी जो है किसी सिस्टम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर किसी सिस्टम की एरोमेटिसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो वो स्टेबल होगा। तो जब भी एक चीज देखो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे जाओगे, ठीक है, तो अगर एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने पर रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जा रही है, तो वो स्ट्रक्चर हमारा ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश करना, ठीक है, कि जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो एरोमेटिसिटी लॉस ना हो पाए। अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रक्चर हमारा ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर वही बात कर रहे हैं, तो एरोमेटिसिटी जो होता है वो एक तरीके से स्पेशल स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर पार्टिसिपेट कर रहा है एरोमेटिसिटी में, तो एक तरीके से स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है। ये एरोमेटिक नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो एरोमेटिसिटी अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल है वहां पर। क्लियर हो गया। ओके। ऑर्बिटल्स की बात हम देखो पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज में कर ही चुके हैं। अब जरा यहां पर देखो भाई, ये क्या है? sp, कौन सा है? sp है, sp हाइब्रिडाइज है। ये क्या है? sp2 है और ये sp है। तो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस इसमें s कैरेक्टर और p कैरेक्टर 50-50 है। इसका मतलब न्यूक्लियस के पास s कैरेक्टर है, ठीक है, और यहां पे मान लो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज को रिपेल करेगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर रिपल्शन है, और रिपल्शन से क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये लीस्ट स्टेबल बन जाएगा। और यहां पर ये कार्बोकैटायन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद ये, फिर सबसे कम स्टेबल ये है। क्यों? ध्यान से देखना कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 है, sp है, sp हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास होगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो जब न्यूक्लियस के सबसे पास होगा तो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। तो ये नेगेटिव का बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे डिपेंड करता है। अगर पेनिट्रेशन जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फंडा क्लियर हो गया। ये हमारा पूरा कंक्लूजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज्यादा होगी तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो चार्ज को इजीली स्प्रेड कर पाएगा, डीलोकलाइज कर पाएगा। रेजोनेंस ज्यादा होगा तो डीलोकलाइजेशन होगा, अगेन चार्ज हमारा स्टेबल होगा, एनायन स्टेबल होगा। इंडक्टिव इफेक्ट पड़ोसियों पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट पड़ोसियों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा किसी कार्बन का या किसी एटम का, वो उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास है उसका चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फंडा क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।